नमस्कार, मैं सीमा कुमारी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान डायट देवरिया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रुधिर के कार्य क्या क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रुधिर क्या होता है, रुधिर की संरचना कैसी होती है। तो आइए पढ़ते हैं कि रुधिर के कार्य कौन कौन से हैं। पहला है रोग से बचाव। तो रुधिर हमें हमारे शरीर को रोग से बचाता है। कैसे बचाता है? जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई हमारे शरीर पर अटैक करता है तो हमारे रुधिर में जो WBC होता है वह उनका भक्षण कर लेती है, उन्हें नष्ट कर देती है। इस प्रकार वह हमें रोगों से बचाती है। नेक्स्ट है शरीर की सफाई। शरीर के अंदर कई सारी सेल्स जो होती हैं वो डेड होती रहती हैं, कुछ हमारे शरीर में टूट फूट होती रहती है। इन सब का जो सफाई करने का काम होता है वो WBC कर देती है। जो भी डेड सेल्स होती हैं उन्हें वो खा लेती है, भक्षण कर लेती है और इस प्रकार उन्हें नष्ट कर देती है। इस तरह वो हमारे शरीर की सफाई करती है। नेक्स्ट है शरीर के ताप का नियंत्रण। तो शरीर के ताप का कभी कभी शरीर के किसी भाग में मेटाबॉलिक रेट जो होती है काफ़ी अधिक होती है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ने लगता है। परंतु रुधिर क्या करता है, उसको अधिक बढ़ने घटने नहीं देता है। इस प्रकार वो शरीर ताप का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है चोट का उपचार। जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो WBC का एक काम होता है कि कोशिकाओं को वृद्धि और विभाजन के लिए उत्तेजित करती है, जिससे वो जल्द से जल्द चोट का उपचार हो सके, चोट का जो घाव है वो भर सके। नेक्स्ट है विभिन्न पदार्थों का संवहन। तो रक्त कई सारे पदार्थों का संवहन करता है, जैसे ग्लूकोज को करता है, जो भी हमारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यूरिया वगैरह, उन सबको वो ले जाता है, ले आता है और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँचाता है। नेक्स्ट है थक्का जमना। शरीर में जब कभी चोट लगता है तो रुधिर बहने लगता है। यदि वो ऐसे ही बहता रहेगा तो शरीर का सारा रक्त जो है बाहर निकल जाएगा। तो रुधिर का एक कार्य होता है कि वह वहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर वो वहाँ पे थक्का जमा देता है। थक्का जमा कर वह शरीर से होने वाले रक्त के बहाव को रोक देता है। इस तरह वह हमारे शरीर की रक्षा करता है। नेक्स्ट है शरीर के अंतः वातावरण का नियंत्रण। शरीर में जो भी एसिड हैं, बेस हैं, जल है और लवण है, उन सबको नियंत्रित कर कर शरीर के वातावरण को नियंत्रित किया जाता है, जिससे वहाँ पे भौतिक और रासायनिक क्रियाएं सही से होती रहें। इसके बाद हम देखेंगे कि रुधिर का थक्का जमना क्या होता है और रुधिर का थक्का जमता कैसे है। जब भी आप देखे होंगे, आपको कभी चोट लगी होगी तो वहाँ पर रक्त बहना शुरू होता है और 5 से 10 मिनट के भीतर ही वो वहाँ पर जम जाता है, रक्त बहता नहीं है। तो ये कैसे कैसे यह जमता है, यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रुधिर का जो थक्का होता है वो 3 स्टेप में जमता है। पहला है पहले स्टेप में क्या होता है कि जो टिश्यू हमारा, जो भी हमारा ऊतक क्षतिग्रस्त हुआ वो और हमारे रुधिर में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो सब थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करते हैं। अंदर से भी सिक्रेट होता है, जो सेल डेड हो गई वो भी सिक्रेट करती है, जो क्षतिग्रस्त हुई है ऊतक वह भी सिक्रेट करती है, दोनों सिक्रेट करते हैं। और हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो और कैल्शियम आयन मिलकर एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। अब प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है कि प्लाज्मा प्रोटीन में ही प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो इनएक्टिव फेज में होता है उसको एक्टिव करता है, और जो हेपेरिन होता है एंटीकोआगुलेंट, जो हमारे शरीर के भीतर रक्त को जमने नहीं देता है, उसको क्या करता है, इनएक्टिव करता है। यदि वो एक्टिव ही रहेगा तो क्या होगा, रक्त तो जमेगा ही नहीं, क्योंकि रक्त हेपेरिन जमने ही नहीं देता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको हम इनएक्टिव कर दें, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर दें। तो ये जो काम करता है वो कौन करता है,
प्रोथाम्बिनेज करता है। तो प्रोथाम्बिनेज कैल्शियम आयन के साथ मिलकर ये काम करता है, अकेले वो नहीं कर पाता है। तो प्रोथाम्बिनेज कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथाम्बिन को एक्टिव करता है। प्रोथाम्बिन फिर क्या करता है, थ्राम्बिन में बदल जाता है। तो प्रोथाम्बिन अब थ्राम्बिन में बदल जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो थ्राम्बिन कहलाने लगता है। तो थ्राम्बिन क्या करता है, अब प्लाज्मा प्रोटीन में ही जो फाइब्रिनोजन है, जो इनएक्टिव है, उसको वो एक्टिव करता है। और फाइब्रिनोजन एक्टिव होते ही फाइब्रिन्स में बदल जाता है। ये फाइब्रिन जो होती हैं थ्रेड लाइक होती हैं, ये जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं और इस जाल में रुधिराणु जो होते हैं वो सब फंस जाते हैं, जिससे ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। और जब वो फंस जाती हैं तो वहाँ से पानी जैसा निकलता है हल्के पीले रंग का, तो उसको हम कहते हैं सीरम। रक्त का थक्का जमने के बाद जो उसमें पीले रंग का पानी निकलता है उसे हम कहते हैं सीरम। जब कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछे सीरम क्या होता है तो आप ये बता सकते हैं कि रक्त का थक्का जमने के बाद जो पानी निकलता है जो येलो कलर का होता है उसे हम कहते हैं सीरम। अब बात करते हैं कि रुधिर वर्ग क्या होता है। प्राचीन काल में जब कभी स्वस्थ मनुष्य का रुधिर जो है अस्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया जाता था तो कुछ तो सही हो जाया करते थे, कुछ की डेथ हो जाया करती थी। तो यह एक खोज की बात हो गई कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ तो सही हो जा रहे हैं, कुछ मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है। तो कार्ल लैंडस्टीनर थे जिन्होंने सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज की। उन्होंने देखा कि लाल रुधिराणु जो है उनकी कोशिका में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जा रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंटीजन। और ये क्या, ये दो प्रकार के होते हैं, एक ए और एक बी। ए और बी यानी कि लाल रुधिराणु में जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसको हम एंटीजन कहते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि यदि आपसे पूछे कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है तो आप कहेंगे कि लाल रुधिराणु में एंटीजन पाया जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और इसके विपरीत क्या होता है कि हमारी प्लाज्मा में, ये तो आरबीसी की बात हो गई, और हमारी प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में भी इसके विपरीत एक एंटीबॉडी पाई जाती है। तो जिसे हम यह भी दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो आरबीसी में पाया गया एंटीजन और प्लाज्मा में पाया गया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और उसको एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से। ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए है कि ऐसा हुआ। यदि हम दोनों को कैपिटल कर देंगे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। एक ब्लड ग्रुप होता है ओ, जो सर्वदाता कहा जाता है, उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी, जिसे सर्वग्राही कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। आइए इस हम ग्रुप को, इन रक्त वर्गों को हम एक चार्ट से देखते हैं, जैसे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप मनुष्यों में पाए गए हैं। तो ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार के हैं। ब्लड ग्रुप ए, तो यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग जो है ए है तो उसमें क्या होगा, एंटीजन ए होगा। एंटीजन कहाँ पाया जा रहा है, आरबीसी में पाया जा रहा है। और एंटीबॉडी क्या होगी, बी। और एंटीबॉडी कहाँ पाई जा रही थी, प्लाज्मा में पाई जाती। और आप देखेंगे इन दोनों में अपोजिट ही होना चाहिए। यदि सेम हो जाएगा तो वो आपस में क्लॉटिंग करने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है, इनका जो शेप होता है डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्लॉट करने लगते हैं। यदि आप, जब हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है मेडिकली, आप जब देखेंगे तो हमारे ब्लड को निकालते हैं, स्लाइड पे रखते हैं, तो वह
हमने देखा कि एंटीजन ही डिफाइन करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो एंटीजन कहाँ पाया जा रहा था? लाल रुद्राणु में, आरबीसी में पाया जा रहा था। तो जब हम स्लाइड में देखते हैं तो हम आरबीसी को ही देखते हैं, और आरबीसी कैसा होता है हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वो गोल होता है। तो हम देखते हैं कि उसके शेप में ही ऐसी बातें होती हैं। यदि उस पर समझ लीजिए, यदि ये ए ब्लड ग्रुप का है, ये आरबीसी है, यदि आरबीसी के किनारे इस तरफ प्रोजेक्शन पाए जा रहे हैं, मान लीजिए त्रिभुज जैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए। और यदि आरबीसी पर गोल गोल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है तो वो हो जाएगा बी। और इसी प्रकार प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होते हैं उसमें भी अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर होता है। बस समझ लीजिए कि यदि ये है, यदि ब्लड ग्रुप ए वाला है, उसको इसी टाइप का स्ट्रक्चर मिले जिसमें वो फंस जाए। यदि मानते हैं, ये लिखिए, यदि ये है, ये होता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। यदि यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बने तो ये जो है ए जो है, इसका जो ये स्ट्रक्चर है वो जाके यहाँ फंस जाएगा। इसीलिए ऐसा होता है, नेचर ऐसा बनाइए कि यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। और यदि ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीबॉडी ए होगा, जिसकी वजह से इनके बीच क्लॉटिंग ना हो। क्लॉटिंग होने से क्या होगा? रक्त बहेगा नहीं और वहीं पर जम जाएगा। और दूसरा ब्लड ग्रुप होता है ए बी। ए बी में जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन तो पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। यही वजह है जिसकी वजह से वो सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है। और वहीं ओ है, ओ जिसमें एंटीजन ही नहीं पाया जाता है, बस एंटीबॉडी पाई जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं वो थोड़ा कम बीमार पड़ते हैं और ए बी वाले थोड़ा अधिक बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी पाई ही नहीं जाती है। जबकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी पाई जाती है, दो एंटीबॉडी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कम बीमार होते हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि मानव में जितने ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 हैं, ए बी और ओ। ए जो है उसमें एंटीजन ए होगा, उसमें, और बी में बी होगा, और ए बी में ए बी होगा, और ओ में कोई नहीं होगा। ओ का मतलब ये कि उसमें एंटीजन है ही नहीं, ज़ीरो। तो ज़ीरो को हम यहाँ पर ओ से डिनोट करते हैं। आप इसे ओ को आप ज़ीरो कह सकते हैं, बट ओ ही कहेंगे क्योंकि ओ ही फेमिलियर है, ओ है, लेकिन ये अपने जानने के लिए है। तो ये तो हो गए ब्लड ग्रुप। उसके बाद आते हैं कि ब्लड का जो देते हैं हम, रुधिर का आदान होता है, आदान ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, जैसे हम ब्लड को देते हैं वो कैसे देते हैं। तो ऐसे चार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी, ये डोनर है, ये रेसिपिएंट है जिनको ब्लड चाहिए, मतलब ये ग्राही है, ये दाता है, ये ग्राही है और ये दाता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटीजन ए है तो ये ब्लड ग्रुप ए हुआ, ये ब्लड ग्रुप ए हुआ। ए ने ए को दिया तो यहाँ पे कोई क्लॉटिंग नहीं हुई, लेकिन ए ने यदि बी को दिया तो यहाँ देखिए क्लॉटिंग हो गई है। ए ने यदि बी को भी दिया, वहाँ भी क्लॉटिंग हो गई है, और ओ को दिया तो कोई क्लॉटिंग नहीं हुई है। इसी प्रकार बी को भी देखिए, बी ने यदि ए को ब्लड दिया है, बी ने यदि ए से ब्लड लिया है तो क्लॉटिंग हो गई है, और यदि बी ने बी को दिया है तो सही है। यदि ए बी ने ए बी को दिया तो भी क्लॉटिंग हो जाएगी, और ओ को दिया तो, ओ ने यदि बी को दिया तो कोई क्लॉटिंग नहीं होती है। और ए बी जो है, यदि ए से लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बी से लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ए बी से लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ओ से लेते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं सर्वग्राही, क्योंकि वो सबसे ले सकता है और कोई क्लॉटिंग उसमें
नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें कोई भी उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए। और ये है ओ। यदि ओ का क्या कंडीशन है? सिर्फ वो ओ से ही ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। किसी से भी लेगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी, वहाँ पे रक्त का थक्का जमने लगेगा। इसलिए कहा जाता है सेम ग्रुप वाले से आप ले सकते हैं या फिर ओ से ले सकते हैं। तो ये तो आपके रुधिर आदान हुआ, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसी को हम रुधिर आदान कहते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हम ए वाले से लेंगे, तो जो लेने की प्रक्रिया ये पूरा क्या कहलाएगा? रुधिर आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब आते हैं वंशागति कैसे होती है, कि ब्लड ग्रुप जो होता है उसकी वंशागति कैसे होती है। यदि माता पिता ओ ग्रुप का है तो उनकी संतान संभव है कि ओ ही होगी। असंभव ये है कि वो ए बी और ए बी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार यदि माता पिता उनके क्या है, उनके माता पिता यदि क्या कहते हैं ओ ग्रुप के हैं और ए हैं, तो उनका जो बच्चा होगा उनका क्या हो जाएगा? ओ ए हो जाएगा। यानी कि ओ ग्रुप का भी हो सकता है, ए ग्रुप का भी हो सकता है। असंभव क्या है? ए और ए बी ग्रुप का नहीं हो सकता है। यदि उनके माता पिता ओ ग्रुप और माता मान लीजिए बी ग्रुप हो, या तो पिता क्या कहते हैं बी ग्रुप हो, माता भी बी ग्रुप हो, तो ये पूरी संभावना है कि उनका जो बच्चा होगा वो क्या होगा? ओ ग्रुप का होगा। उसके बाद बी ग्रुप का भी हो सकता है, लेकिन ए और ए बी का नहीं हो सकता है। ये चार्ट आप अपना याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। यदि किसी माता पिता का ब्लड ग्रुप ऐसा ऐसा है तो उनका बच्चा किस ग्रुप का होगा, तो इसको आप देख लेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चा कैसा हो सकता है? बच्चा ए बी और चारों ग्रुप का हो सकता है। और यदि ओ हो और ए बी हो तो ए होगा और बी होगा, और क्या नहीं होगा? ए और ए बी नहीं होगा। और यदि ये चारों कंडीशन है तो ये सारी कंडीशंस पाई जाएंगी। तो ये तो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ऐसा है तो बच्चा कैसा हो सकता है, किस ब्लड ग्रुप का वो पैदा होगा। नेक्स्ट है, ये सब चीज़ें तो देखी गई कि हमारे ब्लड में ये 4 ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। उसके बाद भी देखा गया कि एक वैज्ञानिक थे वीनर। उन्होंने देखा कि बंदरों के ब्लड को टेस्ट कर रहे थे, तो उनके ब्लड में उन्होंने देखा कि जो स्ट्रक्चर होता है जो मनुष्य में पाया जा रहा था, कि एक प्रोजेक्शन टाइप पाया जा रहा था। जैसे हमने बताया था आपको कि हम WRBC को जब देखते हैं तो उसमें या तो ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे थे या तो ऐसे पाए जा रहे थे। यदि ऐसा पाया जा रहा था RBC के ऊपर जो ये सेल है, यदि ऐसा पाया जा रहा था तो वो ए हो जा रहा था, और यदि ऐसा पाया जा रहा था तो बी हो जा रहा था। लेकिन बंदरों के RBC में देखा गया कि एक दूसरे टाइप का भी स्ट्रक्चर देखा गया। अब मान लीजिए ए और बी का तो ऐसा हो गया, और ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो था उसमें ये और ये दोनों पाए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन जब बंदरों में देखा गया तो देखा गया कि उसमें एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। उस स्ट्रक्चर को वो चकोर स्ट्रक्चर थे। मतलब यदि ये है तो ये भी है, मतलब ये जो भी ब्लड ग्रुप है उसमें या तो ये है या तो नहीं है। तो लैंडस्टर और विनर ने मिलकर इसका किया और देखा कि यह एक और दूसरे प्रकार का एंटीजन है, जिसे हम कहते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बंदर था वो रिसस बंदर है। इस रिसस बंदर का जो आगे का RH है उसी को ले लिया गया। तो जिसमें यह पाया जाता है उसको तो हम पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो नेगेटिव। इसमें भी क्या होता है कि जब हम
जो RH पॉजिटिव होते हैं उनको हम RH पॉजिटिव का ही रुधिर दे सकते हैं, और RH नेगेटिव वाले को RH नेगेटिव ही रुधिर दिया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी। यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया व्यक्ति और हमें उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो हम उसे ORH नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो इस तरह हमने आज देखा कि रुधिर का कार्य क्या था, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप आधान क्या होता है यानी कि रुधिर आधान क्या होता है, और RH फैक्टर क्या होता है। RH फैक्टर के बारे में जाने, जनरली आप देखते हैं कि ऐसा होता है कि हमें बोला जाता है कि आप O नेगेटिव हैं या O पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं किसी भी ब्लड ग्रुप में, क्योंकि अभी तो हमने आपको ग्रुप बताया कि ए बी और O ये 4 ग्रुप थे, लेकिन रियल में आप जब अपने ग्रुप को टेस्ट कराते हैं तो आपको आता है कि अरे आप A पॉजिटिव हैं, AB पॉजिटिव है अथवा AB नेगेटिव है। इसका मतलब ये होता है कि प्लस का मतलब ये है कि आपके अंदर RH फैक्टर है और आपके अंदर RH फैक्टर नहीं है। ये चीज़ आपको डिनोट करता है ये सिंबल। इस तरह हम अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जान सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रुधिर से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे।